30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। इसमें एवरेज मार्क्स 97 थे। इसमें कुछ क्वेश्चन सीजीएल से भी ज़्यादा अच्छे आए हैं। करने ज़रूरी है क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि पेपर टफ आया तो कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से करने हैं। ये देख लीजिए, यही शिफ्ट है 30 नवंबर की शिफ्ट 1। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अगर एक नंबर प्योर रेकरिंग है तो क्या होगा। ओनली 1 डिजिट रिपीट, नहीं 1 डिजिट तो रिपीट होता नहीं है प्योर रेकरिंग में। डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता, रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। क्योंकि प्योर रेकरिंग का मतलब क्या होता है, मान लो 0.333 लिखा हुआ तो डेसिमल के बाद सारे नंबर एक से ही लिखे हुए हैं तो इसके ऊपर हम 0.3 बार लगा देते हैं ना, तो यही प्योर रेकरिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर। रेशनल नंबर तो सबसेट है रियल नंबर का, इरेशनल भी, इंटीजर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। नेक्स्ट, एक ग्रॉसर जो है वो चीनी बेचता है 10% के लॉस पे। अगर वो 0.6 रुपये ज़्यादा बेच देता पर केजी तो उसको 8% का प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा शुगर का। करने के कई मेथड है, सबसे आसान वाला तरीका ये है कि उसको 8% का गेन होता, ठीक है। तो अब इस गैप को हम फिल करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और यहाँ पर लॉस कितना, -10% का लॉस हुआ, 8% का गेन होता अगर 0.6 का ज़्यादा बेच देता। तो 8% माइनस का 10%, तो ये इसमें गैप कितना आ गया 18% का। यानी कि जो ये गैप है 18% का ऑफ सीपी का, ये 0.60 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ से सीपी निकालने की कोशिश करूँ, ये लिख लो 18/100 0.60, ठीक है। तो ये 100 से 100 तो कट गया, तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई 60/18, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा, 18 3 से कितना होता 54, 3.5 गुना तो जाएगा नहीं, 3.5 गुना नहीं जाएगा, 3.5 गुना से हल्का सा कम जाएगा। तो 0.33 रुपीज़ जो है इसका सीपी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैथमेटिक्स का क्लब है। अब देख रहे हो, अगर ऐसे 3 लाइन के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में 15 मिनट के टाइमर में तो फ़ौरन ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। चलो करवा ही देता हूँ पहले शुरू में। एक मैथमेटिक्स का क्लब है जिसमें एवरेज स्कोर 15 स्टूडेंट का 72.4 है। जब 5 मोर स्टूडेंट आ जाते हैं तो एवरेज स्कोर 74.6 भी हो जाता। अगर स्कोर 3, जो ये 5 स्टूडेंट आए हैं उनमें से 3 स्टूडेंट का स्कोर ये दे रखा है और बचे हुए 2 स्टूडेंट का स्कोर जो है वो इक्वल है, तो ये बताओ कि जो बचे हुए 2 स्टूडेंट हैं उनका स्कोर कितना है। तो ये डेविएशन से भी हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है। तो आज चलो नॉर्मल से बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्विज में स्कोर कितना है 72.4, तो टोटल कितना हुआ 15 स्टूडेंट का, हुआ 72.4 × 15, यही तो हुआ। तो इसकी कर लो मल्टीप्लाई, यह आ गया 72.4 × 15, तो आ गया 20 का 2 10, 12 का 1 35, 36 और 4 2 7, तो आ गया 2 6 0, सॉरी ये तो पॉइंट लगेगा ना, 6 8 0 1, तो ये आ गया 1086। यानी कि 15 स्टूडेंट का जो टोटल आया है वो ये आया। अब ये कह रहे हैं कि 5 स्टूडेंट और बढ़ गए। अगर 5 स्टूडेंट और बढ़ गए तो टोटल कितने होगा 20, तो 20 स्टूडेंट का स्कोर कितना दे रखा है 74.6, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो 74.6 की 20 से, तो ये गया 0 0 0, 12 का 1 8 9 और ये आ गया 14, यानी कि 1492। 15 स्टूडेंट का स्कोर ये है, 20 स्टूडेंट का स्कोर ये है। हमसे पूछा बचे हुए 5 स्टूडेंट जो हैं उनके 3 लोगों का स्कोर भी गिवन है, बचे हुए 2 का बताना। मुझे एक बात बताओ, जो ये बचे हुए 3 स्टूडेंट हैं इनका स्कोर मैं अगर लिखूँ 72.2, 78.5 और 80.4, तो ये कितना आ गया 11 5 3 2, यानी कि 235.1 ये 3 स्टूडेंट का स्कोर आ रहा है। लेकिन हमारे पास स्कोर है कितना, पहले ये बताओ, जो 15 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट है इन दोनों का डिफरेंस कितना है। यानी कि 1492 और 1086 के बीच में डिफरेंस कितना है, ये आ गया 6 1 0 ये, यानी कि 406 का डिफरेंस है 15 स्टूडेंट का और 20 स्टूडेंट का। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 435,
तो मैं 406 में से 235.1 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा 9017, यानी कि 170 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का। तो ये जो 170 का डिफरेंस आया 170.9 का, ये बचे हुए दो स्टूडेंट का रिमेनिंग स्कोर ही तो है जो कि बराबर दे रखा। अब स्कोर बराबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 8 5 4 5, ये आ गया आंसर। तो ये बेसिक मेथड से हम कर सकते हैं। डेविएशन भी लगाएंगे, लेकिन डेविएशन लगाने में हमें अलग अलग बाद में लगाना पड़ेगा डेविएशन, क्योंकि इसमें दो लोगों का स्कोर इक्वल दे रखा है, फिर उसको सारे स्टूडेंट में बांटना पड़ेगा। तो ये ईजी है, इसे कर लेंगे। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एस्टिमेट करता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख रुपए की कॉस्ट बताई उसने एक प्रोजेक्ट की। उसने प्लान किया कि 60% कॉस्ट जो जाएगी वो तो मटेरियल पे जाएगी, 25% लेबर पे जाएगी और बची हुई जाएगी कंटिजेंसी पे, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर 5 लाख की कॉस्ट है, अगर 60% उस पर जा रही है तो 3/5 जा रही है मटेरियल पे, तो यानी कि 3 लाख रुपए जो जा रहे हैं वो तो मटेरियल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब बची हुई लेबर पे जा रही है 25%, यानी कि 5 लाख का 25%, 5 लाख का 25% कितना होता है 1,25,000। अब बचा हुआ ये बताओ 60% यहाँ हो गया और 25% उधर हो गया 85%। तो जो कंटिजेंसी का होगा पैसा वो कितना होगा 15% ही तो होगा। तो 15% 5 लाख का कितना हुआ, 15% को लिख लो 3/20, ये हो गया 75,000 रुपये, ठीक है। ये आ गया पैसा कंटिजेंसी का। अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ। लेकिन डिले की वजह से जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट 12.5% बढ़ गई और लेबर की कॉस्ट 10% बढ़ गई और कंटिजेंसी की सेम रही, तो टोटल नई कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे इनकम वाला क्वेश्चन आता है कि उसने इतना पैसा खड़ा फिर अगले साल उसने इतने पैसे बढ़ा दिए, बिल्कुल वैसा ही है ये। मुझे एक बार बताओ 12.5% की वैल्यू क्या होती है। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। अगर 12.5% से इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ कितनी हो रही है 9/8। तो पहले एक बार बताओ 3 लाख रुपये तो यहाँ पर इसकी क्या नाम है मटेरियल की कॉस्ट थी, अब ये 9/8 हो गई, यानी कि 12.5% बढ़ गई। अगर 12.5% बढ़ गई तो ये बचा कितना 9/8 से, तो ये 2 ये हो गया 75000, तो ये हो गया 3737500। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो हो गया 3,37,000, उससे 37,500 कम, यानी कि 3,37,500। यह आ गया इसकी मटेरियल की कॉस्ट। अब जो लेबर की कॉस्ट है वो कितनी बढ़ी है, लेबर की कॉस्ट 10% बढ़ गई है। अगर लेबर की कॉस्ट कितनी थी पहले 1,25,000, 10% बढ़ने का मतलब हो गई 11/10, तो ये इससे एक कट गया, तो ये हो गई 11 × 12,500, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2 0 तो यही आ गए, तो 125 × 11 521 521 5731, तो 1375, ये हो गई आपकी लेबर की कॉस्ट। और कंटिजेंसी की कॉस्ट जो है वो सेम है 75,000 लिखा हुआ क्वेश्चन में। मुझे एक बात बताओ 3,37,000 1,37,500 और 75,000 कितने हुए 75,000, तो 0 0 10, ये हो गया आपका 14 15 20 का 2, ये हो गया 6 3 5, ये यानी कि ये 5,50,000। एक पेंटागनल प्रिज्म दे रखा है जिसकी ईच साइड जो है वो 6.2 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की हाइट जो है वो 10.5 है। एरिया जो है बेस का वो 66.43 है। टोटल सरफेस एरिया बताना प्रिज्म का। पहली बात तो है जो टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता, बेस एरिया, ये बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए तभी कुछ होगा। बेस एरिया प्लस LSA यही तो होता। और LSA का फार्मूला क्या होता, LSA का फार्मूला होता पेरीमीटर इनटू हाइट। तो ये तो बेसिक चीज़ आ गई। अब आओ कि इसमें साइड क्या दे रखी, वो दे रखी 6.2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी 10.5, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या है 5 है, 5 साइड होती हैं पेंटागन में। साइड कितनी है 5 × S, तो 5 × 6.2 ये हो गया 30 और 1 31 सेंटीमीटर आ गया इसका पेरीमीटर। मुझे एक बात बताओ अगर इसका पेरीमीटर 31 आ गया तो LSA में निकाल सकता हूँ, तो ये हो गया 31 × हाइट कितनी 10.5। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ
21 से, तो ये हो गया, एक काम करो इसको लिख लो 10 + 1/2, ठीक है। तो ये हो गई 310 और 31 का आधा कितना होता है 15.5, तो ये हो गया 325.5 ब्रेक करके। तो एल से निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ बेस एरिया क्या है इसका बेस एरिया जो गिवन है वो गिवन है 66.43, लेकिन बेस एरिया तो हम 2 लेंगे, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ये हो गया 6, 8, 12 और 13, तो ये हो गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेस एरिया आ गया। अब हमने सब वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ जो हैं पुट करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, बेस एरिया प्लस एल एस ए। तो बेस एरिया का निकाला 132.86 प्लस एल एस ए अभी क्या निकाला 325.5, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो बस नॉर्मली, ये है 132.86, जो कि 6, 8 और 5 13, 7, 8, 5 और 4, तो ये आ रहा 458.36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेस है प्रिज्म का, राइट प्रिज्म का, जो कि रेगुलर हेक्सागन है, जिसकी साइड दे रखी 7.5 सेंटीमीटर। अगर प्रिज्म की हाइट 18 सेंटीमीटर है और एरिया जो है बेस का वो 146 है, तो टोटल सरफेस एरिया बताओ। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन जो ऊपर आया है वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। तो ये समझ लो अगर प्रिज्म का कंसेप्ट नहीं पता हुआ तो ये दोनों आपके 4 नंबर बिल्कुल बेकार हो गए, ठीक है। साइड क्या दे रखी है हेक्सागन की, वो हो गई 7.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 18, बेस का एरिया दे रखा 146.6। तो टी एस ए तो आपको पता ही है क्या होता है, अभी बताया मैंने, एल एस ए प्लस 2 बेस का एरिया, यही तो होता एल एस ए, बेस एरिया प्लस एल एस ए, ठीक है। अब हमसे ये पूछा, पहले एक काम करते हैं इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। तो हेक्सागन है, हेक्सागन की 6 साइडें होती हैं, तो 6 × 7.5 ये हो गया 42 और 3 45, तो पेरीमीटर ये आ गया। तो इसका एल एस ए निकाल लो, एल एस ए निकाल लो, तो ये क्या आ गया, एल एस ए क्या होता है अभी बताया आपको ऊपर, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है एल एस ए। तो पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर कितना 45 × 18, 45 × 18, तो ये अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं इसको 50 - 5 लिख लूँ 18, तो ये हो गया 18 × 5 = 90, ये हो गया 900, ठीक है, 900 - 90, तो ये हो गया 810। तो एल एस ए तो इसका ही आ गया। 2 बेस का एरिया कितना हुआ, एक बेस का एरिया दे रखा 146.30 × 2, तो 2 बेस का एरिया हो गया 0, 6, 18 का 1, 8, 9 और एक ये 3, सॉरी गलत हो गया, 146.3 है ना, तो हो गया 6, 2, 9, 2, हाँ 292.6 हो गया इसका बेस का एरिया। अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया पता ही है, एल एस ए 810 और 292.6 2 बेस का एरिया, यानी कि आंसर जो आएगा वो आ गया 1100 से ऊपर आएगा। ये तो है नहीं आंसर ना, ये आंसर है। तो 810 + 292, ये हो गया 2, 10, 11, 1102 आएगा आंसर, 1120 नहीं आएगा। तो ये आंसर प्रिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डिस्टेंस होगी सेंट्रॉइड की वर्टेक्स से अगर मीडियन की वैल्यू 9 है। ये सब जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होती है वो मीडियन को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमसे क्या पूछा डिस्टेंस, तो 2/3 × 9, ये हो गया 3, 3, 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। आगे एक कोन है उसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है छोटे वाले कोन में, जिसमें उसकी रेडियस जो है वो 1/4 हो जाती है और हाइट भी 1/4 हो जाती है। तो कितने छोटे वाले कोन बनेंगे, मुझे एक बार बताओ। जो वॉल्यूम होता है कोन का वो क्या होता है 1/3 πr² होता है या नहीं। अभी हमसे कह रहे हैं, और ये लार्ज वाला, अब मैं मान रहा हूँ ये मैंने मान लिया लार्ज वाले का वॉल्यूम है 1/3 πr²h, इसको स्मॉल वाले से डिनोट कर दिया ये। अब एक बार बताओ, जो स्मॉलर कोन है वो तो चेंज होके 1/3, वो तो 1/4 हो गई है उसकी रेडियस का होल स्क्वायर, और हाइट भी 1/4 हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 π 1/16 r², और ये हो गया 1/4
एच। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 8, ये हो गया 1/3 है ना, तो ये 16 और 4 को बाहर निकाल लो, ये हो गया 1/64 और ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये 1/64 हो गया लार्ज के जो कोन है, और ये स्मॉल वाली है। ठीक है, तो कितने कोन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो लार्ज अपॉन स्मॉल, तो लार्ज क्या है, लार्ज तो लार्ज सेम ही है, हमने स्मॉल वाली निकाल ली 1/64 लार्ज, तो इससे कट गया, तो एन की वैल्यू आ गई 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय जो है कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे 8% के हिसाब से 15 सालों के लिए, और उसे इंटरेस्ट मिलता है 58,410 रुपये का। ठीक है, तो उसका सम बताओ कितना ही है। तो पता है SI = P × R × T होता है, बेसिक से ही समझ लो, इंटू 100। ठीक है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, P की वैल्यू निकालनी है, तो SI × 100 अपॉन R × T लिख लो। ये एग्ज़ाम में इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 58,410 × 100 × 8 × 15। ठीक है, तो ये हो गया 58,410 × 100 अपॉन 120 अपॉन 120। ये तो कट गया इससे, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, 6 आ गया, ये हो गया 58,410 × 5/6। तो ये 6 से कट रहा है, 1 6 9 7 3 3 58410 है ना, 6, तो ये 9 से गया 54, बचेगा 4 4 6 है 42, ये बचेगा 2103, ये बचेगा 183 और ये 5, तो 9735 की अगर मैं वैल्यू 5 से करूँगा तो ये आ गया 5, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये आ गया 15 का 1 35 का 36 7 का 36 का 3 8 4, तो ये आ गया आंसर 48675। ईजी क्वेश्चन था, बस डेटा थोड़ा सा वैसा है। एक लैडर है जो कि एक वॉल से लीन करी हुई है और एंगल जो है वो x का बनाती है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, सच दैट 10x की जो वैल्यू है वो 192 सेंटीमीटर है। ओके, एक बात बताओ, ये लैडर है, ठीक है, अब आओ, ये लैडर है, इससे लीन करी हुई है, एक एंगल x बनाती है ग्राउंड पे और 10x की वैल्यू दे रखी है वो 192 डिवाइडेड बाय 180, यानी कि P/B। तो PBH, तो इसको मैं अगर काटूँ 192 को आए तो ये आगे 1 और बचेगा 1 और 80 80 8 80 5 1 से, तो 16 पंजे 80 और ये आ गया 12, तो यानी कि 12/5 आ गई वैल्यू 10x की। तो ये 12 है, ये 5 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि हमें लैडर की लेंथ 52 दे रखी है। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये वाली वैल्यू बतानी है हमें 5 की। तो आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, सभी दे रखे हैं 5 के नंबर मल्टीपल। वेरी नाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ, इसमें इसको के मान लेता हूँ, इसको भी के मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो 144 के का स्क्वायर प्लस 25 का के का स्क्वायर, तो ये हो गया 169 के का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो हो गई वो हो गई 13 के। ये बात समझ में आ गई, लेकिन 13 के की जो वैल्यू है वो दे रखी है 52, तो के की वैल्यू हो गई 4। अगर के की वैल्यू 4 हो गई, हमसे ये डिस्टेंस पूछा 5 के, तो ये हो गई 20। बहुत ईजी क्वेश्चन। आगे, कितने किलोग्राम शुगर जो है वो 10 रुपये पर केजी से की मिक्स होगी 20 रुपये वाली शुगर से, जो कि 8 रुपये पर केजी उसकी कॉस्टिंग है, ताकि 10% का गेन हो मिक्सचर को बेचने में। अच्छा,
ये बात बताओ, पहले अगर ये 10% का गेन हो रहा है 10 रुपये में बेचने में, तो पहले हम इसकी वो निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सॉरी, SP कितना दे रखा है 10, प्रॉफिट कितना इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा 10% का ही तो प्रॉफिट हो रहा, तो ये 1100 अपॉन 110, यानी कि सॉरी 1000, ये आ गया 100 अपॉन 11, यानी कि इस बार CP हो गया पर केजी का एलिगेशन का। मुझे एक बात बताओ, जो कॉस्ट है वो 10 रुपये वाली चीनी है और ये 8 रुपये वाली चीनी है, ठीक है, और इसको हमें मिक्स कितने में करना है, 100 अपॉन 11 में। तो अगर मैं इसको इससे मिक्स करूँगा तो यानी कि 100 अपॉन 11 माइनस का बड़ी वैल्यू में से जाएगी ना ये 10, तो ये तो यहाँ आ गया, और ये आ गया 100 अपॉन 11 माइनस का 8, ये आएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ गया 100 माइनस का 88 अपॉन का 11, ये आ गया 110 माइनस का 100 अपॉन 11, तो ये तो 12 अपॉन 11 और 11 अपॉन सॉरी 10 अपॉन 11, तो ये 11 से 11 तो कट गया, तो ये 12 इंटू 10 के रेशियो में हो गया, यानी कि 6:5, 6:5। लेकिन हमसे जो कह रखी क्वांटिटी 5 वाली, ये तो हमें ऑलरेडी 20 दे रखी है, अगर ये 20 दे रखी है 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होगी 24। आगे, सुधीर 40 पेज कॉपी कर सकता है 8 घंटे में। सुधीर और प्रकाश मिलके 350 पेज कॉपी कर सकते हैं 35 घंटे में। तो प्रकाश 40 पेज कितनी देर में कॉपी करेगा? बेसिक क्वेश्चन है। पहले रेट निकाल लो सुधीर का। मुझे एक बार बताओ, सुधीर 40 पेज कर रहा है कितने घंटे में? 8, यानी कि हर पेज कर रहा है 1 घंटे पर आवर, 5 पेज कर रहा है पर आवर। ऐसी जो सुधीर और प्रकाश हैं वो मिलके 350 पेज कर रहे हैं 35 घंटे में, यानी कि 10 पेज पर आवर। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो प्रकाश का मैं वो निकाल सकता हूँ एफिशिएंसी, टोटल कितनी 10 माइनस 5, यानी कि जो प्रकाश की एफिशिएंसी हो गई वो 5 पेज पर आवर हो गई। हमसे पूछा प्रकाश को 40 पेज करने में कितना टाइम लगेगा, तो 40/5 यानी कि 8 घंटे। प्रकाश, एक पुलिस वाले एक थीफ को स्पॉट करता है 1500 मीटर की डिस्टेंस पे और उसको चेज करने लगता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। थीफ भी पुलिस वाले को देखता है और वो भी भागना शुरू कर देता है 15 किलोमीटर आवर की स्पीड से। कितनी दूर थीफ चलेगा जिससे पहले उसको पकड़ा जाएगा? मतलब हमसे डिस्टेंस पूछिए। मुझे एक बात बताओ, ये लिखा हुआ 1500 मीटर, तो 1500 मीटर को मैं लिख सकता हूँ या 1.5 किलोमीटर, एक ही बात है। पुलिस वाले की जो स्पीड है वो मैंने मान ली VP, वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो चोर है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इन लोगों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ये मान लो थीफ दौड़ रहा है, ये पुलिस दौड़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड इनकी हो गई 20 माइनस 15, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, जो ये गैप है वो 1.5 किलोमीटर का है, यानी कि 1.5 किलोमीटर का है। इसलिए जो टाइम लगेगा पुलिस को इस 1.5 किलोमीटर को गैप को पूरा करने के लिए वो कितना होगा? डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, यही तो होगा। तो डिस्टेंस क्या है? 1.5/5, जो अभी रिलेटिव स्पीड निकाली तो ये आ गया 0.3 आवर्स, यानी कि 0.3 आवर के बाद वो यहाँ पहुँचेगा 1.5 किलोमीटर। लेकिन अब हमसे पूछिए डिस्टेंस जो थीफ की स्पीड है और जो टाइम उसको कितना लग रहा है, मतलब कितनी देर के बाद पुलिस वाला जो है उसको चोर को पकड़ लेगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होगी वो थीफ की जो स्पीड है उसके बराबर इनटू जो टाइम अभी हमने निकाला है, यानी कि 0.3 आवर। तो थीफ की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने निकाला 0.3 आवर, यानी कि ये हो गया 4.5 किलोमीटर, ठीक है। और 4.5 किलोमीटर को लिख सकते हैं हम 4500 मीटर, यानी कि इसका आंसर आ गया 4500 मीटर। एक बात ये ध्यान रखना, पहले पुलिस वाला इस गैप को पूरा करेगा जो 1.5 किलोमीटर का है, उससे जो उसका टाइम निकलेगा वो निकलेगा 0.3 आवर। इस गैप को पूरे करने के बाद जो थीफ चल रहा है पकड़ने से पहले उस डिस्टेंस को हम निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस आ गया ये 4500 मीटर। 15 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
पहली स्टेटमेंट दे रखी कि एरिया जो है पैरेललोग्राम का जिसका बेस और एल्टीट्यूड जो है वो 15 और 12 है वो होगा 180 सेंटीमीटर। तो ये चेक कर लेते हैं। तो एरिया जो होता है वो बेस इंटू एल्टीट्यूड ही होता है पैरेललोग्राम का, तो 15 इंटू 12 कर लो तो ये आ गया 180। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकंड, जो सम ऑफ इंटीरियर है रेगुलर ऑक्टागन का वो 900 है। तो चेक करके देख लो, सम निकलता है n-2 इंटू 180 से, और ऑक्टागन की जो साइड्स होती हैं n वो किसके बराबर होती हैं 8 के बराबर, यानी कि 6 इंटू 180 यह आ गया 1080, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1। आगे, एक रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है जिसकी बेस साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक इंसेक्ट जो है वो क्रॉल करता है बेस कॉर्नर से मिड पॉइंट की तरफ जो कि अपोजिट है स्लांट एज के, अलॉन्ग विद द सरफेस बाय द शॉर्टेस्ट रूट। इफ़ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड इज़ 15, स्लांट हाइट निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, स्लांट हाइट के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है L=h² प्लस a/2, होता है नहीं, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द साइड होता है नहीं। तो h क्या यहाँ पर गिवन है 15 का स्क्वायर, a/2 क्या हो गया 4, क्योंकि a जो है वो तो 8 दे रखी है ना, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 225 प्लस का 16, ये हो गया 241। अब 241 का हमें रूट निकालना। मुझे एक बार बताओ, 15 का रूट जो होता है 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो एक चीज़ यहाँ से देख के ये तो समझ में आ रही है कि जो भी वैल्यू लाई करेगी वो 15 और 16 के बीच में लाई करेगी। तो 23 तो हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, 22 हो नहीं सकता, तो 15.52 इसका आंसर आ गया। आगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक स्टोर है जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 20% का, 10% का और 5% का। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दो। तो कई मेथड हैं, रेशियो से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, 3 वाला फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। पहले इन दोनों का सक्सेसिव ले लो, तो 20 + 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 30, 30 - 2, इसका सक्सेसिव आ गया 28, इसका 28 आ गया, 5 के साथ और सक्सेसिव ले लो तो 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 32, नहीं 28 और 5 ये कितना हो गया 33, 33 और 28 5 कितना होता है 40, और ये हो गया 10 140, यानी कि 1.4। इसमें 1.4 करेंगे तो 31.6। 2 पैरेलल कॉर्ड दे रखी हैं GH और IJ जो कि अपोजिट साइड है सेंटर ऑफ द सर्कल के। मैंने एक सर्कल बना लिया। अब ये 2 पैरेलल कॉर्ड हैं, ठीक है, ये एक ये और एक ये दे रखी है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो GH है वो 24 है। मैंने ये मान ली GH जो है ये आ गई, GH ये आ गई, ये है 24, ठीक है। बड़ी वाली कॉर्ड ऊपर है और छोटी वाली कॉर्ड नीचे है, और ये वाली कॉर्ड जो है IG यानी कि IJ ये है नीचे, और इसको मैंने ये कितनी दे रखी है इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस दे रखी है 10, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है कितनी 17, ये वाली डिस्टेंस दे रखी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक हमसे पूछा है अगर इनके बीच की डिस्टेंस जो है 2 कॉर्ड की वो 17 है तो डायमीटर बता दो सर्कल का। मुझे एक बात बताओ, ये इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, तो ये 12 हो गई, ये भी 12 हो गई, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस हो गई सर्कल की, ये मैंने सेंटर ओ मान लिया। सिमिलरली ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। हमसे क्या बोला है, मैंने मान लिया ये एक्स है, अगर मैं ये एक्स मान लूँगा तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा 17 - x, ठीक है। अब ये वाली ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो ये हो गया x² प्लस का 144, ये बराबर काय के हो गया x² प्लस का 144 बराबर हो गया r² को, इसको मैंने मान लिया r, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मैं r मान लूँगा क्योंकि रेडियस है, स्क्वायर नहीं रेडियस। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब मैं नीचे वाले ट्रायंगल में देखता हूँ, नीचे वाले ट्रायंगल में क्या इक्वेशन बनेगी, r² 17 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि बचा हुआ तो पार्ट 5 हो गया ना, और यहाँ पर बचा हुआ जो पार्ट है ये 5 हो गया, यहाँ पर बचा हुआ पार्ट 12 हो गया था। तो ये लिख लिया मैंने 289 प्लस का
माइनस का 34x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 25, ये हो गया यहाँ तक। अभी ये भी आर स्क्वायर के बराबर है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 144 बराबर 289 माइनस का 34x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और 34 289 और 25 को अगर मैं ऐड करूँगा ये आ गया 314। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये बचा 34x, 314 में से 144 गया, बचा 170। एक्स की वैल्यू आ गई 170/34, 34 5 जा रहा है तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। अगर एक्स की वैल्यू 5 आ गई यानी कि ये रेडियस जो है, यानी कि जो ये आ रहा है ये आ गई 5। जब ये 5 आ गई तो मैं यहाँ से रेडियस निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह मैं रख सकता हूँ। तो ये हो गया 25 प्लस का 144, ये हो गया 169 आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 13। आर की वैल्यू 13 आ गई। डायमीटर पूछा, डायमीटर होता है 2r यानी कि 26 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है सर्कुलर एम्बैंकमेंट की 30 मीटर। एक ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्लेस किया जाता है सर्कल पे, जिस हिसाब से उसकी रेडियस जो है वो 10 मीटर कम है इन एम्बैंकमेंट से। तो बताओ रेडियस क्या होगी ड्रेनेज सर्किल की। मुझे अब बताओ, बड़ा वाला रेडियस जो है वो ये है, बड़ा वाला आर, स्मॉल आर ये है, तो बची हुई रेडियस जो होगी जो बीच की आएगी वो इनका डिफरेंस ही तो आएगी। तो 30 - 10 ये आ गया 20 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज। तो ये 3 नंबर दे रखे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा स्मॉल कौन सा ये बताना। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इनको एक ही पावर कन्वर्ट करने में कोशिश करो, मतलब सबकी पावर एक ही कर दो। एक काम करते हैं, इनको सबको 6 की पावर में बना लेते हैं। मान लो √5 लिखा हुआ है तो √5 को मैं लिख सकता हूँ 5 1/2। अब मुझे इसके 6 की पावर में बनाना है तो इसको मैं 5 3/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/6 तो 1/2 के ही बराबर होता। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब 6। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सडन इंडाइसिस के, ये पता होने चाहिए कि ये इसका क्यूब हो गया और ये रूट के बाहर आ गया, तो ये हो गया 6√125 ये आ गया। अब तीसरा वाला देखते हैं। ये लिखा हुआ 3 की पावर √11, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3। अगर मैं रूट हटाऊँगा तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 6 की फॉर्म में, तो ये हो गया 2/6। या क्योंकि 2/6 जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है ना। ठीक है, तो ये अब इस 6 रूट बाहर निकल जाएगा, ये हो गया इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 6√121। तो एक इसकी वैल्यू आ गई, एक इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 6 के √124। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू जो आई है वो 6√121 आई है, इसकी वैल्यू जो आई है वो आई 6√125 आई है। तो स्मॉलेस्ट हमसे पूछा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला स्मॉलेस्ट है 11 वाला, और यही आंसर। व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 3x + 4y = 0। अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 कर दो, तो 3x की वैल्यू आ गई 12 के बराबर, x की वैल्यू 4 आगे। एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एक सर्कल बना लो, इसकी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर है। मैंने मान ली इसकी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक कॉर्ड है जो कि 4 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से। ठीक है, 4 सेंटीमीटर अवे ये कॉर्ड है, मैंने मान ली पूरी ये कॉर्ड, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि जीवा की लंबाई बताओ, यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ। मुझे एक बार बताओ, अगर ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, तो मैं इसमें वो लगा दूंगा पाइथागोरस, तो ये आ जाएगा √8 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, यानी कि 64 - 16, ये आ गया √48, और ये होता है क्या 12 × 4, यानी कि 4√12 × 4, ये हो गया 4√3 सेंटीमीटर। अगर एक वैल्यू इसकी 4√3 सेंटीमीटर है तो ये डबल होगी ना, तो पूरी लेंथ ऑफ कॉर्ड जीवा की लेंथ आ जाएगी 8√3 सेंटीमीटर। आगे रोम्बस दे रखा है, उसके डायगोनल जो हैं वो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो हमें साइड बतानी है रोम्बस की, मतलब ये ए बताना है। ठीक है, मुझे एक बार बताओ, जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट 8 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 8 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। बस इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ ए की, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये
तो ये हो गया 64 प्लस का 36 यानी कि 100। तो ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 10। और हमसे यही पूछी थी साइड। आगे कितनी इंटरनल टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगी अगर दो सर्कल टच करेंगे एक्सटर्नली एक पॉइंट पे। अच्छा, मैंने दो सर्किल बना लिए, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये थोड़ा और करीब होगा इसके, थोड़ा सा और करीब। बस अब ये देखो, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये पूरा सर्कल ही एक्सटर्नली टच कर रहा है। हमसे इंटरनल टेंजेंट की बात करी कि इंटरनल टेंजेंट कितनी होंगी, तो ये तो एक्सटर्नल हो जाएगी बाहर वाली, तो इंटरनल टेंजेंट जो होगी वो एक ही होगी, ठीक है। ये O1 है, ये O2 है। इंटरनल पूछी, अगर एक्सटर्नल इंटरनल तीनों पूछते तो 3 हो जाती, एक ये वाली हो जाती, एक ये वाली हो जाती, तो 3 हो जाती ऐसे, लेकिन इंटरनल पूछी तो एक ही होगी। लास्ट क्वेश्चन, दो ट्राइंगल हैं PQR, एक ट्राइंगल, थोड़ा और अच्छी तरीके से, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है PQ, ये एक ट्राइंगल है PQR और एक ट्राइंगल है XYZ। ये दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं। तो एंगल P जो दे रखा है वो 40 दे रखा है, एंगल Q जो है वो 60 दे रखा है। हमसे एंगल Y पूछा है। मुझे बात बताओ, ये दोनों सिमिलर है तो एंगल Q 60 है, तो ये एंगल Y भी तो 60 ही होगा। बात ख़त्म।